सुप्रभात। मैं सुनीता झा आप सबका इस वीडियो कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ICSE बोर्ड के 10वीं कक्षा की एक एकांकी को पढ़ेंगे। इस एकांकी का नाम है सूखी डाली और इसके रचयिता हैं उपेंद्रनाथ अश्क। बच्चों, इस एकांकी में उपेंद्रनाथ अश्क जी ने एक संयुक्त परिवार की कहानी को बताया है। उन्होंने बताया है कि एक संयुक्त परिवार जुड़े रहने के लिए, आपस में एक साथ बने रहने के लिए कितना संघर्ष करता है। इस परिवार के मुखिया हैं दादाजी, दादा मूलराज। वो अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने की हर संभव कोशिश करते हैं, तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उनका मानना है कि एक परिवार एक बड़े वट वृक्ष की तरह होता है, अर्थात एक बरगद की पेड़ की तरह, जिसकी हर एक डाली और हर एक पत्ता महत्वपूर्ण होता है उस पेड़ के लिए। अगर उसमें से एक भी डाली अलग हो जाए तो उस पेड़ की शोभा में, उस पेड़ की घनत्व में कमी आ जाती है। उसी प्रकार अगर परिवार का एक भी सदस्य दुखी होकर अलग हो जाता है तो उस परिवार की एकता में, उस परिवार की समृद्धि में और सुख में कमियां आने लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में संयुक्त परिवार में कौन कौन सी तकलीफें आई हैं और उसे दादाजी उन तकलीफों को कैसे दूर करते हैं और अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने में सफल होते हैं या नहीं। जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूखी डाली कहानी को, एकांकी को, और इस एकांकी के जो पात्र हैं उनके रिश्तों को बताते हुए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा आपको पाठ में घूमते हुए दिखेगा, जो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बना दिया ताकि आप समझ सके। और मैं बता दूं कि ये कहानी जो है, ये एकांकी जो है 4 पीढ़ियों की कहानी है, 4 जनरेशन की, जिसमें पहले पात्र हैं दादाजी मूलराज। इनके 3 बेटे, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़ा बेटा जो है वो शहीद हो चुका है, जिनकी पत्नी है उसे सब बुलाते हैं बड़ी भाभी। मंझला बेटा, जिनका नाम करमचंद इस कहानी में दिया हुआ है, और उनकी पत्नी को मंझली भाभी बुलाते हैं। छोटा बेटा और छोटी भाभी हैं। और कुछ पोते हैं जिनको दिखाया नहीं गया, जैसे बताया गया है कि दो पोते और बेटे जो हैं वो संभालते हैं उनके कारोबार को। उन दोनों की पत्नियां हैं। ये किनके बेटे हैं बताया नहीं गया है, अतः मैंने यहाँ पे वो लाइन नहीं खींची, बस पोते हैं दादाजी के, वो मैंने लिख दिया है। उनकी पत्नी है बड़ी बहू और मंझली बहू के नाम से जिनको पुकारा जाता है। छोटी भाभी के 2 बच्चे बताए गए हैं। पहला है बेटा परेश और बेटी इंदु, और परेश की पत्नी है बेला। हमारे कहानी का, हमारे इस एकांकी की मुख्य पात्रा है। जो ये 3 बच्चे बताए गए हैं कहानी में, लेकिन ये किनके बच्चे हैं ये नहीं बताए गए हैं। तो ये अवश्य ही इनके दोनों पोतों के ही बच्चे होंगे, तो इसलिए मैंने इनका सामान्य रूप से ऐसे लिख दिया है। उसके अलावा रजवा है इस कहानी में एक, जो मिश्रानी है परिवार की, नौकरानी। पारो पड़ोसिन है, जो एक बार आती है, मिलती है, हंसती बोलती है। उसके बाद मलावी, जिसकी कहानी मंझली बहू सुनाती रहती है, मलावी है जो उनकी पड़ोसिन है। और बंसीलाल मलावी का देवर। उम्मीद है आप लोगों को पात्रों की ये जटिल प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आप एकांकी को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इस एकांकी के पहले दृश्य से भी पहले बताया गया है इस परिवार की व्यवस्था, उसके रहन सहन आदि के बारे में। एकांकीकार ने इंसानी फितरत और आज के समाज की बहुत सुंदर तरीके से रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसे मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। यहाँ अराजकता का अर्थ होता है विधि विरोधी शासन व्यवस्था। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसे लोग जो विधि यानी जो नियम या जो कानून है उसके विरोध में खड़े हों। यानी कि आज के प्रगति युग समाज में लोग अपनी निजी स्वतंत्रता को, अपने आजादी को अराजकता की हद तक पसंद करता है। यानी कि अगर विरोध करना पड़े तो वो अपने माता पिता, अपने परिवार और समाज तक का भी विरोध करने को तैयार हो जाता है। और तानाशाही को, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक कोई ऐसा शासक जो आपके ऊपर नियम कानून आदि का बंधन डालता हो, ऐसी व्यवस्था को जो आज की सभ्य समाज, सो कॉल्ड सभ्य समाज, मॉडर्न सोसाइटी जिसे निंदनीय मानती है। मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई उसके ऊपर अपना अधिकार जताए,
वैसे समय में दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, एक ग्रुप में बनाए, समस्त कुटुंब मतलब पूरे परिवार को एक ग्रुप में बनाए हुए इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए उस महान वट वृक्ष की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उसके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। तो यह बताया गया है कि जब ऐसा समाज है, ऐसा समय आ चुका है कि जब कोई किसी का माता पिता तक के दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे समय में दादा मूलराज जो हैं उन्होंने अपने पूरे परिवार को एकजुट, एक परिवार, एक जगह, एक घर में रखा हुआ है और उस पर अपना प्रभुत्व यानी कि उस पर उनका ही राज्य चलता है, उनके ही छत्र छाया में वो परिवार पल रहा है, बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने उसी वट वृक्ष की भांति जो उनके आंगन में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी की भांति वो भी एकदम अटल अडिग खड़े हैं और उसकी जो बरगद का पेड़ उनके घर में आंगन में है, वो उसकी पूरे घर को जिस तरह से उसने, पूरे आंगन को जिस तरह से उसने ढक रखा है, उसी तरह दादा मूलराज अपने महान व्यक्तित्व के छत्र छाया में उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखा हुआ है। जिस पेड़ पर अनगिनत घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है, तो जिस बरगद के पेड़ की बात की जा रही है, वो बरगद के पेड़ अनगिनत चिड़ियों के घोंसले अपने अंदर समाये हुए हैं, उनको अपने पत्तों से संभाले हुए है, साथ ही साथ वर्षा से, तूफान और आंधियों से उनकी रक्षा भी करती आ रही है। बिल्कुल उसी तरह दादाजी भी वर्षों से उस परिवार की रक्षा कर रहे हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। बच्चों, यहाँ पे दादाजी को वट वृक्ष के समान या उनके तुलना में बताया गया है, उनकी दृढ़ता को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए। अब दादाजी के यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका। बताया जा रहा है कि 72 साल के होते हुए भी उनमें बुढ़ापा की कमजोरी नहीं आई है। उनकी सफेद दाढ़ी वट वृक्ष की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। आपने देखा होगा कि पुराने बरगद के पेड़ में लंबी लंबी शाखाएं जमीन की तरफ निकलने लगती हैं। बिल्कुल उसी तरह दादाजी की भी जो दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी एकदम लंबी होती जा रही है, जो नाभि तक तो पहुंच चुकी है और भी नीचे जाने का प्रण किए हुए जैसा महसूस होती है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। काम आया अर्थात शहीद हुआ था। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी थी और मुआवजे के तौर पर दादाजी को इसके बदले में 1 मुरब्बा जमीन अर्थात जो पहले ये माप होता है, एक जमीन का माप जैसे एकड़ कट्ठा, उसके उसी तरह तो ये माप जो है करीब 25 एकड़ के बराबर होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है और गज में भी, वर्ग गज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मुरब्बा जमीन कितनी होती है। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे, अर्थात उन्होंने उसको मान लिया कि हाँ ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं इससे जीवन बिता लूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए, यानी उस जमीन से उन्होंने और भी तरक्की की। आगे के बारे में सोचना, समझना, उस चीज को समझकर काम को करना, वो कहलाता है दूरदर्शिता। उनके 2 बेटे और पोते, 3 बेटे थे जिनमें एक शहीद हो गया है, तो 2 और बेटे हैं और उनके पोते उनके द्वारा बनाई गई जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है। सरकारी नौकरी में बनाया है। तहसीलदार मतलब होता है जो कर आदि तहसील करते हैं वो, और उनकी नौकरी जो हुई है तो वो इसी कस्बे में पोस्टेड भी हैं। और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पुतोहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। कहने का मतलब है कि जो 2 महत्वपूर्ण बातें हुई, पहली ये और दूसरी ये, तो
पहली जो है उससे क्या होगा कि सरकारी कामों में, सरकारी व्यवस्थाओं में उनके जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है और बढ़ जाएगी। गांव में उनका और आदर होने लगेगा पोते के नौकरी मिलने से। किंतु साथ ही दूसरी से उसके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। जहां पहले महत्वपूर्ण बात से उनको इतना फायदा होने वाला है, वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उससे उनके परिवार की एकता पर संकट आ गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी साधी महिलाएं हैं। ये जो हैं बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी, ये दादाजी के बेटों की पत्नियां हैं। एक बड़ी भाभी जिनके पति अब नहीं है, मंझली भाभी और छोटी भाभी। उन सब में अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। और उस परिवार में जितनी भी औरतें हैं, उन सब औरतों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है इंदु, और वो सबसे ज्यादा इसलिए सम्मानित भी मानी जाती है उस घर में। घर में उसकी चलती भी खूब है। दादा अपनी पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पुतोहू जो अभी अभी आई है परेश की पत्नी बनकर, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, छोटी बहू यानी कि परेश की पत्नी, जिसका नाम है बेला, के आने से कुटुंब के इस तालाब में एक प्रकार लहर सी उठने लगी है, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाता है। आपने कोई तालाब देखा होगा शायद, उसमें जब आप पत्थर या ईंट गिराते हैं तो किस तरह की लहर उठने लगती है। वो पानी शांति अपनी स्थिरता को छोड़कर फैलने लगता है। बिल्कुल उसी तरह जो परिवार अभी एकदम स्थिर था, शांत था, वो छोटी बहू के आने के बाद उसमें लहर उठने लगी, बेचैनी शुरू हो गई। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। अब ये बच्चों मंच सज्जा बताई जा रही है। ये तो पारिवारिक परिदृश्य था जो भी हमने पढ़ा, लेकिन अभी मंच सज्जा के बारे में जानते हैं। वास्तव में ये बरामदा घर की स्त्रियों का रौंडेव है, यानी कि जहां पर वो मिलकर बैठती हैं, बातचीत करती हैं। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती भी हैं। और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। स्नानागार मतलब वॉशरूम जहां पे लोग नहाते हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है, बरामदे में। दाई दीवार के कोने में जो दरवाजा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः मतलब लगभग रोज वहां कपड़े धोया करती हैं। और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। कपड़े धोने से जो आवाज आती है वो। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर आमने सामने जो खुलती है गैलरी, उसको बताया गया है। पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के। छोटी भाभी का कमरा, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है। जो छोटी बहू हमारे पाठ की मुख्य किरदार है, उनका कमरा ऊपर छत पर है। बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी है जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे, तख्त जिस पर बैठे जाते हैं, बेंच बोल सकते हैं जिसको। दो एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। यानी अभी सब काम में लगे हुए। निस्तब्धता मतलब शांति है, आवाज नहीं है वहां। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई मतलब बहुत ज्यादा क्रोध में दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत भाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। भ्रुकुटी मतलब भौहें, उसकी भौहें चढ़ी हुई है, यानी कि वो बहुत गुस्से में है, वो उसके चेहरे से नजर आ रहा है। बड़ी बहू कहती है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? छोटी बहू यानी बेला। इंदु चुप रहती है। बड़ी बहू फिर से कहती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती?
इंदु बहुत गुस्से में है और कहती है कि उन्होंने जो कहा वो क्या कम था, जो आप ऐसे पूछ रही हैं कि वो और ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा आ गया, इससे ज्यादा क्या वो ईंट से मुझे मारती तब मैं समझती कि हाँ वो उन्होंने गलत कहा है। बड़ी बहू, कुछ कहो भी, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता, हाथ मटका कर। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। यहाँ वह कौन है? छोटी बहू यानी बेला। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। यहाँ पे इंदु ने बेला की बातों को दोहराया है अपने अंदाज में और हाथ मटका मटका कर, मतलब हाथों को हिला हिलाकर उनकी नकल भी करती हुई बता रही है। बड़ी बहू इससे कहती है आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। अब इंदु कारण बता रही है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, अभी भी आश्चर्यचकित है। काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते? कै मतलब कितने? किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से ले लिया। झाड़ने का जो सामान था जिससे सफाई हो रही थी वो उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है? 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। और ये छोटी बहू ने नौकरानी से कहे कि तुम्हें अभी तक सफाई करना तो आता नहीं है और 5-10 दिन में तुम सारे काम सीख जाओगी। इससे अच्छा है तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं है? सलीका मतलब सही तरीके से काम करना नहीं आता है। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। मिश्रानी अर्थात नौकरानी घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। तमीज मतलब आपको आना चाहिए कि नौकर से काम कैसे लिया जाता है। बड़ी बहू, अब बड़ी बहू इस पर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझाया, ठीक कहा। इंदु झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। इंदु अभी भी अपनी छोटी भाभी की बातों को ही दोहरा रही है और कह रही है कि उसके बाद छोटी बहू ने उसको क्या जवाब दिया। उसने कहा कि वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, लेकिन यहाँ पर जब इंदु ने उनके बात का विरोध किया कि अब तो आप लड़ने लगी, मैंने तो सिर्फ समझाया था। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है, एक तरीका होता है कि कैसे काम करवाया जाए, उनसे कैसे व्यवहार किया जाए। इस पर तुनक कर बोली, थोड़ा सा चिढ़ कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। उस पर भाभी थोड़ा सा चिढ़ कर बोलती है कि अच्छा ढंग होता है और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे। इस बार फिर से भाभी ताना देती है। वो कहती है कि आप तो जैसे बोल रही हैं उससे लगता है कि जैसे मैंने पहले नौकर देखे ही नहीं है और नौकरों से काम हमने लिया ही नहीं है। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता है, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। फूहड़ का मतलब जिन्हें सही ढंग ना आता हो। ऐसे नौकरों से आप कैसे गुजारा कर लेते हैं आप लोग पता नहीं। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो 2 घड़ी भी ना टिकती। वो इसके साथ ही साथ ये भी कहती है कि मेरे मायके में ऐसे लोग जिनको काम करने का ढंग नहीं है, 2 दिन की तो बात छोड़ो, 2 घड़ी भी उसे वहां पे नहीं टिकने दिया जाता। बड़ी बहू, कही उसने ये सब बातें? अभी भी बड़ी बहू आश्चर्य में है। इंदु, और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं। नाक भौं चढ़ाकर, मतलब और ज्यादा चिढ़कर मुंह बनाते हुए, यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार, और भाभी के बातों से चिढ़कर ये सब बातें कहती हैं इंदु। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। चकित और विस्मित दोनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। इंदु, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे सीख लेते। इंदु ने भी खड़ी खोटी अच्छे से सुना दी। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास
प्रवेश करती है। और जब ये दोनों आपस में बात कर रही होती है तो उसी समय छोटी भाभी, जो कि इंदु की माँ भी है और बेला की सास भी, वहीं पे प्रवेश करती है जहां वो बातें कर रही हैं। उसके पीछे पीछे रजवा आती है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई जो यह रजवा रो रही है? कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु, मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी? और वो कहती है कि वो हमेशा ऐसी ही बात करती है, कड़वी बात ही कहती है, तो आज भी तो उसने कड़वी ही कही होगी। छोटी भाभी यानी इंदु की माँ, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? जली कटी मतलब बुरी बुरी बातें किसी के बारे में कहना। रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। बरबस मतलब अचानक। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है। छोटी भाभी अपना बड़प्पन दिखाते हुए रजवा को समझाती है। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से कहती है, ताना मारते हुए कहती है, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है। जैसे बच्चे तुतलाकर कुछ बात कहते हैं तो इस तरह की आवाजें निकलती हैं ना, इसीलिए ये चिढ़कर ऐसे इंदु कह रही है। उसे तो बात ही करनी नहीं आती, क्रोध से अब वो गुस्से में ये बात कहती है। अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जवान बड़ी बहू उसके बात को काट देती है। गज का मतलब होता है मापक, जैसे मीटर होता है, बिल्कुल उसी तरह गज से भी मापा जाता है कपड़े या जमीन आदि को। तो जो ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी हैसियत से ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनकी ज़बान बड़ी लंबी है, एकदम गज भर की ज़बान है। इंदु ने भी अपनी भाभी के लिए वही कहा। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। अब बड़ी बहू बता रही है छोटी बहू के बारे में छोटी भाभी से, यानी उनकी सास से। चिंता से छोटी भाभी चिंतित हो जाती हैं। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर, इसकी बात को काट देती है। लेकिन कहना चाहती है छोटी भाभी कि हमारे यहाँ तो सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि अपनी रूखी सूखी, अगर हमारे घर में कुछ किसी चीज की कमी भी है, कुछ हमें कम भी मिल रहा है, उसे भी संतोष के साथ स्वीकार करना, ना कि दूसरों की बहुत सारी चीजों को देखकर हतोत्साहित होकर उसे पाने के लिए बेचैन हो जाना। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है, और जब वो बात ही कर रही होती है तभी मंजली बहू भी अंदर को प्रवेश करती है, वहां आती है मंजली बहू। हंसने की आवाज आती है, खी खी की आवाज। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? मंजली बहू फिर से हंसने की आवाज करते हुए हाथ पर हाथ मारती है और हंसते हंसते अपने दोनों हाथों पर ताली बजाती है। हाँ, फिर भी हंसे ही जा रही है, हा हा करके। गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है, यानी कि सभी महिलाएं वहां पर पहुंच चुकी है बेला को छोड़कर। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ। फिर मंजली बहू की बात रुक जाती है, वो हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, ये स्वाभाविक है कि कोई बिना कुछ कहे सिर्फ हंसे जाए तो चिढ़ हो। अब मंजली बहू बताती है, आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपना सा मुंह लेना यानी बेचारा जैसा मुंह बन जाना। और फिर हंसती है छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। छोटी भाभी इस बात से चिढ़ जाती है कि इतना क्यों हंस रही हो? मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई है, मतलब बुरी हालत बनाई है, उसकी दुर्दशा की है कि बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु क्या बात हुई? मंजली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं आई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे वो दोनों, आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे तो ये नहीं समझ पाई। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, यानी कुछ क्रोध में थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। यानी वो फर्नीचर जो थे वो छोटी बहू को पसंद नहीं थे। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग
और ये बात को काट कर छोटी बहू ने जवाब दिया, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे। ये आदि मानवों की बातें करने लगी। तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? अनुकरण मतलब उनके पीछे चलना, उनके अनुसार ही काम करना, जैसा वो करते थे। हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंजली भाभी, छोटी बहू, छोटी भाभी, यह तो सब आश्चर्यचकित है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या कहें इस बात पर। मंजली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। परेश अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी उससे बताता है कि मैं मना नहीं कर सकता दादाजी से, वरना उनको लगेगा कि मुझे घमंड हो गया है नौकरी मिलने पर। मंजली और बड़ी भाभी एक साथ कहती हैं, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा है। और छोटी भाभी दोनों की सहमति से गर्व महसूस करती है। मंजली बहू, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। और फिर यहाँ पर रुक जाती है क्योंकि इंदु ने उनकी बात को काट दिया। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मंजली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। बड़ी छोटी बहू बताने लगी कि उसके घर में, उसके मायके में कैसे फर्नीचर है, कैसे सामान है। और महाशय परेश जी की एक भी न चली। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। बच्चों, ये मुहावरा है, भीगी बिल्ली मतलब डरे हुए। उसके ये बताते बताते फिर से हंसने लगी। हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है और बाकी सब भी उनके साथ हंसने लगती हैं। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचकाकर। जवान है छोटी बहू की या कतरनी? कतरनी मतलब कतरने की चीज, यानी कैंची। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना समूह लेकर रह जाता है। वो कहती है, मैं तो नहीं समझती हूँ अंग्रेजी, शायद परेश भी सही से नहीं समझ पाते। पता नहीं तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जवान ही जवान है, बात तो तब है जब काम भी करो। इंदु और कहती है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, बात तो तब बनती है जब वो काम भी करे। एक काम की कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसलखाने में गल रहे हैं। गुसलखाने यानी नहाने का जो स्थान होता है, स्नानागार को गुसलखाना भी कहा जाता है। छोटी भाभी, गुसलखाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों ना लाई उन्हें? जा भागकर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। छोटी भाभी बहुत समझदार है, उनमें बड़प्पन भी बहुत ज्यादा है, क्षमा करने की भी शक्ति उनकी बहुत ज्यादा है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने धो क्यों नहीं दिया? धोकर डाल दो, मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से, परेश ने समझाया नहीं उसे? इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है, मतलब उनकी बात मानी नहीं जाती। मंजली बहू, वो मलमल के थान और अबरों की बात याद है? अबरों मतलब वो कपड़े जो हैं, जो थान आया था, उनके बारे में बात की जा रही है। अभी तक पड़े हुए हैं, कह कहकर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं हैं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। मतलब कि वो जो पूरे परिवार के लिए मलमल का थान आया था, जो चीजें आई थी, जो पूरे परिवार ने अपना लिया, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है। वो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बेचारे परेश कुछ कह नहीं पाते हैं। और ये कहने के बाद फिर वो हंसती है। इंदु और बड़ी भाभी भी साथ देती है हंसी में उनका। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? बड़ी भाभी कहती है ताने के तौर पर, व्यंग के तौर पर, कि इतनी पढ़ी लिखी होकर वो क्या कपड़े धोएंगी? इंदु, क्यों? उनके हाथ क्या नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे? बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है उसी समय। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूं। बच्चों, अब ये बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, इसलिए मैं आज यहीं पर विराम देती हूँ इस वीडियो को। बच्चों, हमने इस भाग में देखा कि दादाजी किस तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका परिवार एक साथ रहे, लेकिन चूंकि एकांकी बहुत बड़ी है तो मुझे इसका दूसरा भाग फिर से बनाना पड़ेगा, ताकि मैं आपके लिए विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर सकूं। तो जब तक मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। बाय बाय, टेक केयर।